आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश बीजेपी को 11 महीने बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, क्योंकि आज और कल इसी 2 दिन में पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और नए अध्यक्ष का जो नाम सामने आएगा उसको लेकर सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी सामने आ रही कि बीजेपी नेतृत्व ने नाम तय कर लिया है, बस ऐलान होना बाकी है। हालांकि कौन बनेगा यूपी बीजेपी का अध्यक्ष, इसे लेकर कई नामों की चर्चा है, जिनमें से कुछ नाम हम आपको दिखा रहे हैं और उनमें सबसे आगे हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जिनको लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। वहीं धर्मपाल लोधी जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का भी नाम है। बस्ती से सांसद रहे हरीश द्विवेदी और गोविंद शुक्ला जैसे लोगों का नाम भी सामने आया। साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी चल रहा था और इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि पंकज चौधरी ही रेस में सबसे आगे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पंकज चौधरी ही आज नॉमिनेशन भरने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 14 दिसंबर रविवार को लखनऊ में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे और इसी के साथ में यह कहा जा रहा है कि जब नाम का ऐलान होगा उसी के साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष क्या कुछ करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि क्या पंकज चौधरी के नाम पर ही सहमति बनी है। 7 बार के सांसद हैं और गोरखपुर से ये आते हैं जो कि योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र रहा है। हालांकि या आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के संबंध बहुत मधुर कभी भी नहीं रहे हैं और अब इन सब के बीच में अगर देखें तो कैसे समीकरण को बिठाएगी बीजेपी, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाने हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और केंद्रीय चुनावी पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। इससे पहले कल चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसमें कुल 464 मतदाता शामिल है। नामांकन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। यूपी बीजेपी में 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल 14 दिसंबर को होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है और अगर उनके अलावा किसी और उम्मीदवार का नामांकन नहीं होता है तो आज ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि बीजेपी हर बार अपने फैसलों से सबको चौंकाती रहती है, इसीलिए इंतजार करना होगा दोपहर 1 बजे का कि आखिरकार क्या पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं या कोई और। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो यूपी बीजेपी में होने वाले बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। विनोद तावड़े, पंकज चौधरी एक साथ लखनऊ जा रहे हैं। एक ही फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे विनोद तावड़े और पंकज चौधरी। 11:45 की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचेंगे तावड़े और पंकज चौधरी, यानी तावड़े अपने साथ लेकर जा रहे हैं पंकज चौधरी को लखनऊ। और जिस तरह से एक बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने अध्यक्ष के चुनाव का कार्यक्रम कर रही है, उससे कई सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधायक और सांसद जो बीजेपी के हैं उनको भी 14 तारीख को लखनऊ में रहने को कहा गया है और अब उससे पहले एक ही फ्लाइट में विनोद तावड़े और पंकज चौधरी लखनऊ पहुंच रहे हैं। पंकज चौधरी अभी केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं और महाराजगंज लोकसभा उत्तर प्रदेश की है, गोरखपुर से सटी हुई, जहां से 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी। हालांकि 2009 का लोकसभा चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से, लेकिन 2014, 2019 और 2024 में भी उनकी एक जीत हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी तैयारी कर रही है। सारी तैयारियां पूरी दिखाई दे रही हैं। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। दोपहर 1 बजे यह नामांकन है। विवेक राय हमारे साथ जुड़े। विवेक, पंकज चौधरी ही तय माने जा रहे हैं लगभग। विनोद तावड़े उनको साथ लेकर दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही बना हुआ है, योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं। क्या सब कुछ सहमति से हो रहा है? क्या इस पर पूरी पार्टी की सहमति है पंकज चौधरी के नाम पर?
देखिए, आपको बता दें कि ये बात तो बिल्कुल सबको पता है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ एक ही क्षेत्र से आते हैं और दोनों के बीच में रिश्ते कभी बहुत अच्छे नहीं रहे और इसीलिए संभवतः जो कल बीएल संतोष यहाँ पर आए, क्योंकि अगर ऑलरेडी इस बात को लेकर के अगर फैसला हो चुका है और क्योंकि इसके पहले भी संघ के लोग उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, सीएम से मुलाकातें हो चुकी हैं, बाकी लोगों की भी मुलाकातें कई दफ़े की हो चुकी हैं, उसके बाद भी बीएल संतोष का कल यहाँ आना, उसमें आप में कई बड़े सवाल थे और कुछ बड़े मैसेज भी थे और संभवतः वो बड़ा मैसेज यही था कि जो हायर जो नेतृत्व है उसने इस बात को लेकर के तय कर लिया है कि पंकज चौधरी होने वाले हैं और वो एक बड़ा संदेश देने के लिए ही संभवतः पंकज चौधरी का जो बड़ा संदेश देने के लिए ही बीएल संतोष कल आए थे लखनऊ और वो सबसे पहले जब वो पार्टी दफ्तर आने के पहले वो सीएम आवास भी गए थे और सीएम आवास जाकर के उन्होंने सीएम से मुलाकात करी और ये बात उन्होंने स्पष्ट करी कि संभवतः जो ऊपर का जो नेतृत्व है उसकी यही मंशा है कि पंकज चौधरी ही जो है वो उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष हों, ऐसी सबकी मंशा है। अब उसको लेकर के संभवतः ये है कि सीएम उस बात को लेकर के क्या हुआ, क्या माने नहीं माने, हालांकि जब केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है तो सबको उस बात को लेकर के मानना ही मानना है, पर अब ये बात बिल्कुल बात जाहिर है कि दोनों लोग एक ही जगह से हैं तो कैसे क्या होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसको लेकर के जब हमने अलग अलग जगहों से इस बात को लेकर के ये भी जानने की कोशिश करी कि क्या एक ही क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देने की बात कैसे हो सकती है, क्योंकि भाजपा जो है वो क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश करती है। इस बार भी हमने देखा कि मौजूदा जो चीज़ें रही तो किसी को पश्चिम तो किसी को पूरब से प्रतिनिधित्व देती है या कम से कम बुंदेलखंड या बाकी क्षेत्रों से भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश जो है वो होती है, पर पूर्वांचल पर ही पूरा फोकस देने की कोशिश। पर उसके पीछे एक और तथ्य है कि देखिए, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जयंत चौधरी के साथ जो पैक्ट हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ आने के बाद उनको वहां पर फायदा मिल सकता है। लेकिन हमने देखा कि चाहे 2022 की बात हो चाहे 2024 की बात हो, दोनों चुनाव में पूर्वांचल में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला और उसके साथ साथ कुर्मी वोट बैंक एक बड़ा फोकस है। कुर्मी वोट बैंक 22 में भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और 24 में भारतीय इनको नहीं मिला और इसके बाद अगर वो कुर्मी वोट बैंक ले आना है तो क्या पंकज चौधरी समाजवादी पार्टी के उस पीडीए की काट के तौर पर देखा जाएगा जो 2022 से शुरू हुआ, 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सीटें हारी और खास तौर पर कुर्मी वोट बैंक जिस समाज से पंकज चौधरी आते हैं, क्या उसी को टारगेट करके पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और इसमें पंकज चौधरी कितने कामयाब होते हुए दिखाई पड़ेंगे और बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद होंगे? क्या पंकज चौधरी का असर ग्राउंड पर भी दिखाई पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पीडीए की काट तो है ही है, ये बात सबको माननी पड़ेगी कि जो जिस तरीके से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने पिछले दिनों दिया और उसके बाद 22 का भी चुनाव हमने देखा और 24 का भी चुनाव हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा को उसमें नुकसान उठाना पड़ा और किस तरीके से जो पिछड़े हैं वो भाजपा से छिटके। हालांकि पिछड़ों में कुर्मी वोट बैंक की खासतौर पर बात करी जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी से छिटके, अपना दल के साथ भाजपा का गठबंधन है, उसके बावजूद कुर्मी वोट बैंक उतना अच्छा नहीं मिला। हालांकि इसके पहले एक बार जब कुर्मी वोट बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो जब 2022 का चुनाव हुआ था तब स्वतंत्रदेव सिंह भी उनका भी प्रतिनिधित्व था, उनका भी नेतृत्व था, लेकिन उसके बावजूद कुर्मी वोट बैंक भाजपा को उस लिहाज से नहीं मिला। तो एक कुर्मी लीडर जो है एस्टेब्लिश करने की भाजपा की एक बार फिर से कोशिश है कि जो स्वतंत्रदेव सिंह के नेतृत्व में जो चीजें नहीं हो पाई वो कम से कम अगर पंकज चौधरी के नेतृत्व में होती है तो एक बड़ा कुर्मी बेल्ट जो है वो भाजपा के साथ आए और पश्चिम से लेकर पूर्व तक कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे कुर्मी वोट बैंक का खासा इंपैक्ट है। और साथ साथ देखिए, जो संगठन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा, आप अभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके साथ हम इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, यूपी की राजनीति पर काफी अच्छी नजर रखते हैं और काफी व्यंग्यात्मक शैली में भी तमाम बातें रखते हैं। नवलकांत सिन्हा जी, क्योंकि आपका बहुत स्वागत है। अगर देखा जाए, पंकज चौधरी जिसे कहा जाता है कि राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं और इसके अलावा धर्मपाल लोधी का नाम भी बहुत ज्यादा चल रहा था, वो भी राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या राजनाथ सिंह इस बार यूपी में बहुत एक्टिव होकर तमाम नामों को आगे रखा और क्या ये पसंद जो केंद्रीय नेतृत्व को दी गई है राजनाथ सिंह के माध्यम से दी गई है? देखिए, यहाँ केवल राजनाथ सिंह की बात नहीं है, बात यह है कि जो यूपी में बीजेपी को पावर मिली हुई है उस पावर को बैलेंस करने की भी जरूरत थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है और उनकी कार्यशैली जो है वो आगे बढ़ के और नेतृत्व करने वाली जो क्षमता है उनकी
एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पार्टी में भी थोड़ा सा असंतोष हो जाता है किन्हीं चीजों को लेकर के, और वो असंतोष बैलेंस रहे, जो पावर सेंटर है वो बैलेंस रहे बीजेपी के इंटरनल। और दूसरी बात ये कि चयन की जो आप जहां से बात शुरू की तो थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे जो 3 फार्मूले बीजेपी ने मोटे मोटे रखे थे, एक ये जिसकी आपने बात की कि ये इनको ही क्यों चुना जा रहा है, तो वही चीज थी कि जो ये माना जा रहा था कि एक जो मैसेज है कि एक ठाकुरों की सरकार है यूपी में, तो ब्राह्मण तबका नाराज है, तो एक ब्राह्मणों को बैलेंस करना था कि हो सकता है कि ये प्रयास किए गए कि ब्राह्मण जो है वो अध्यक्ष हो सकता है। दूसरा फार्मूला था कि कोई दलित अध्यक्ष लाया जाए, और तीसरा फार्मूला था कि किसी पिछड़े को अध्यक्ष बना जाए। पीडीए का जो आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल ये जो नाम तय हुआ है उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी और उसकी पीडीए पॉलिटिक्स है। आप देखिए ना कि जो लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने ढेर सारी सीटें जीती थी, जिसमें से 7 सीटें कुर्मी सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के। तो बीजेपी को लगा एक बड़ा वोट बैंक, यानी पिछड़ों में यादवों के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो कुर्मियों का है, और 7 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलना ये दर्शाता है कि ये जो कुर्मी वोट बैंक है वो चाहे संविधान संशोधन की बात हो, चाहे ये माना जाता हो कि अगलों का बीजेपी ज्यादा समर्थन करती है, उस वजह से ये हुआ होगा चमत्कार। तो बीजेपी को सामने दिख रहा है आने वाला विधानसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल नवलकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अग्नि परीक्षा तो पंकज चौधरी के सामने भी होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनका बयान आया था कि 2.5 लाख वोटों से वो कम जीतेंगे, लेकिन उनकी जीत का आंकड़ा भी 35,000 पर आकर टिक गया था। तो कुर्मी वोट बैंक को साधे रखना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही बीजेपी पर तंज कसा है, वहीं दूसरी ओर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है बीजेपी में कोई भी चुनाव संविधान के तहत होता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव, उसके अध्यक्ष का चुनाव बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। वर्षों हो गए सुनते सुनते कि अब अध्यक्ष बनने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा तो कहा जाता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं है, टकराव है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा तो कहा जाता है कि केंद्र या केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में टकराव है। अब सुनने में आ रहा है कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से शायद उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो क्या सचमुच में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई टकराव है, मुख्यमंत्री में कोई टकराव है? ये प्रदेश अध्यक्ष भी जो बनेंगे मोहरा बनेंगे, जो ओबीसी का मोहरा मुझे लगता है जहां तक होंगे, और लोगों का वोट जोड़ने के लिए होंगे। लेकिन मुझे लगता है धरातल में अब वो नहीं हो पाएगा। धरातल में लोग चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हों, वो एकजुट होकर के अब समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी, और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे बढ़ेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अपनी तैयारी है। हालांकि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी, सवाल यहां पर यही बनता है कि क्या बीजेपी कुर्मी वोट बैंक को वापस ला पाएगी पंकज चौधरी के माध्यम से? क्या पंकज चौधरी उस वोट को वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे? और दूसरा, क्या सहयोगी दल अपना दल एस के लिए भी बीजेपी एक संदेश दे रही है 2024 के चुनाव के बाद? क्योंकि तमाम जो कुर्मी बाहुल्य सीटें थी वो बीजेपी हार गई थी चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में, और खुद पंकज चौधरी का जो अंतर था वो 35,000 पर आकर सिमट गया था। जी, आप ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की पॉलिटिक्स को लेकर के पूरी तरह कंफ्यूज दिखती है, और जिस तरह उन्होंने अध्यक्ष का नाम सामने रखा है उस तरह लगता है उनका कंफ्यूजन निरंतर बढ़ रहा है। एक तरफ उसने ओबीसी की पॉलिटिक्स को पूरे उत्तर प्रदेश में सबलेट कर रखा है, राजभर को राजभर की पॉलिटिक्स दे रखा है, यानी उनके समान जो दूसरी जातियां हैं, निषाद को निषाद की पॉलिटिक्स दे रखा है, कुर्मी को कुर्मी की पॉलिटिक्स अनुप्रिया पटेल को दे रखा, और फिर अपने कुर्मी लीडर वो क्रिएट कर रहे हैं और कुर्मी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को
पंकज जी बहुत बार चुनाव जीते पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने वाले वो नेता हैं। लेकिन पंकज चौधरी जी का कोई अपना सांगठनिक अनुभव नहीं है। दूसरा कि आप जिस पंकज चौधरी को आज कुर्मी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पंकज चौधरी को क्या आपने उत्तर प्रदेश में दूसरे जिलों में, दूसरी जगहों पर, दूसरे इलाकों में कभी कोई प्रोजेक्शन किया है क्या? महाराजगंज से बाहर आपने कुछ दिया है क्या उन्हें? तो जब महाराजगंज से बाहर नहीं दिया तो दूसरे कुर्मी कैसे मानेंगे? और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, उत्तर प्रदेश में कभी भी कुर्मी का एक नेता हो ही नहीं सकता। यहाँ कुर्मियों की 3 बेल्ट है, एक बेल्ट है बाराबंकी से बहराइच। समाजवादी पार्टी में एक बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, और मुलायम सिंह के नेक्स्ट टू मुलायम सिंह माने जाते थे। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा भी बहराइच से बाराबंकी तक के ही कुर्मी लीडर थे। दूसरी बेल्ट आती है बनारस से शुरू होकर फतेहपुर तक आती है दूसरी बेल्ट। 2, 3 नहीं, मैं 4 बेल्ट की बात करूंगा, 3 मैं गलत बोल गया। तो दूसरी बेल्ट जो आती है, इसके लीडर हुआ करते थे सोनेलाल पटेल जी इस पूरे इलाके के। तीसरी बेल्ट आती है वो है बुंदेलखंड की, और चौथी बेल्ट आती है जो बरेली पीलीभीत इलाके की है, जहां संतोष गंगवार लीडर हुआ करते थे। और ये 4 बेल्ट के 4 अलग अलग लीडर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे समझ रही है कि किसी एक आदमी को कुर्मी लीडर बना करके और वो पूरे चारों इलाके में एस्टेब्लिश कर लेगी, कुर्मी वोट अपने हाथ ले लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये समझ मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के एक गलत समझ है, इसे उसे ठीक करना चाहिए। दूसरा क्या है कि पंकज चौधरी, आपने पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में कोई स्पेस नहीं दी, कोई मीटिंग नहीं कराई। अचानक आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको संगठन का कोई अनुभव नहीं है। निसंदेह वो एक ईमानदार नेता है, इतने साल रहने के बाद भी उन पर कोई आरोप नहीं है, पार्टी के ओरिजिनल लोगों में है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और ओबीसी और फॉरवर्ड दोनों पॉलिटिक्स आप गोरखपुर से खेलते हैं, तो देखिए योगेश जी, ये तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिरकार गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री और उसके साथ में प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। ये बात तो किसी के समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज होगा। आज लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 2 बजे के बीच नामांकन होगा। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे देंगे नामांकन पत्र। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि आज नामांकन होगा यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। नीतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। नीतीश, क्या जानकारी आ रही है? महेंद्र नाथ पांडे ने पूरी जानकारी तो दी है कि कितने बजे ये नॉमिनेशन भरा जाएगा, लेकिन प्रस्तावक कौन कौन होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष पद के इस पोस्ट के लिए वहां पर नामांकन में शामिल रहेंगे? विशाल, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूं और यहां पर लगभग 12 बजे का समय बताया जा रहा है। 12 बजे का समय है और उस दौरान महामंत्री विनोद तावड़े और इसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि पीयूष गोयल भी उनके साथ मौजूद होंगे। ये दोनों लोग यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ ही लगभग जो समय बताया जा रहा है 2 से 3 का, इस बीच में महेंद्र नाथ पांडे इस यहाँ पर नामांकन पत्र यहाँ पर देंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो 14 दिसंबर का समय है और इस दौरान आधिकारिक घोषणा भी इसकी की जाएगी। जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर पूरी गहमा गहमी है, आपको सामने ये देखिए सुरक्षा दिखाई दे रही होगी, जो लोग आ जा रहे हैं उन पर पूरी निगाहें रखी जा रही हैं। और जो खास तौर पे जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पर भी गहमा गहमी का माहौल है। और इसके साथ ही जो लोग हैं जिनके नाम चल रहे हैं, पंकज चौधरी का नाम चल रहा है, इसके अलावा जो अन्य नाम है वो भी चल रहे हैं। इसमें कई बातें सूत्रों के हवाले से जानकारी भी आ रही है। कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो नाम सामने है, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको पार्टी के स्तर पर अगर बात करें तो संगठन का उनको अनुभव नहीं है, और कुछ ऐसे नाम भी इसमें सामने हैं जो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि उनको संगठन का अनुभव है और वो भी सामने आ सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिएगा। विवेक राय भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले कुछ अंदर की खबर हम अपने दर्शकों को यहां पर जरूर बता दें कि संघ और बीजेपी की जब बैठक उत्तर प्रदेश में हुई कुछ दिनों पहले, जब बीएल संतोष और अरुण कुमार लखनऊ पहुंचे थे, तो उस समय यह तय हुआ था कि किसी कुर्मी को आगे रखना चाहिए। हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश से तमाम लोगों ने स्वतंत्र देव सिंह का नाम आगे रखा था और कई और नेताओं का नाम आगे रखा था, लेकिन इसमें दिल्ली ने पंकज चौधरी को आगे रखा है। यानी एक मैसेज यहां पर
जरूर दिया गया है एक बड़े कुर्मी नेता के तौर पर पंकज चौधरी को आगे करके। विवेक हमारे साथ बने। विवेक, इसके माध्यम से एक सवाल यही है कि एक ही क्षेत्र से दोनों नेता रहेंगे, योगी आदित्यनाथ भी पंकज चौधरी भी, संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका स्वभाव काफी अच्छा माना जाता है। पंकज चौधरी का विवादों से बचते रहते हैं कि किसी विवाद में ना आए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सबको साथ लेकर उत्तर प्रदेश में चल पाएंगे? जिस तरह से तमाम चीजें कल हमने देखी कि बीएल संतोष ने पहले योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उन्हें नाम की जानकारी दी गई, केशव प्रसाद मौर्य से अलग से मुलाकात की, भूपेंद्र चौधरी से अलग से मुलाकात की। इन मुलाकातों के मायने क्या रहे अगर इस नाम पर सब आम सहमति रही है तो? देखिए, बिल्कुल जो सूत्रों से जो जानकारी निकल के सामने है कि जब बीएल संतोष लखनऊ आ रहे थे उसी समय इस बात को लेकर के उहापोह की स्थिति थी कि बीएल संतोष का अगर सब कुछ स्थिति सामान्य है तो बीएल संतोष का लखनऊ आने के मायने क्या हैं। लखनऊ आने के मायने ये हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं था और लोगों को मनाना था, और इसीलिए बीएल संतोष अचानक से कल उनका अचानक से कार्यक्रम आया और वो कल वो अचानक से लगभग 3 बजे आए और उसके बाद 8 बजे वो वापस चले गए, यानी कि 5 घंटे ही वो लखनऊ में रहे और लगभग 4 बजे वो भारतीय भवन पहुंचे। उसके बाद 4:30 पौने 5 के बीच में वो योगी आदित्यनाथ से मिलने गए। उसके बाद लगभग 6 बजे के आसपास वो पार्टी ऑफिस आए और उसके बाद यहाँ पर भी पहले केशव प्रसाद मौर्य, फिर ब्रजेश पाठक और इसके बाद भूपेंद्र चौधरी और इसके बाद जो संगठन मंत्री यहाँ के, उनसे अलग अलग 10-10 20 मिनट की उनकी मुलाकातें हुई हैं। और ये मुलाकातों के बीच में सबको एक सामंजस्य बैठाने की जो कोशिश है वो हुई है। और बिल्कुल, देखिए विवेक, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले पंकज चौधरी ही होंगे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष, यूपी बीजेपी अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी। ये खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अब नाम पूरी तरह से फाइनल हो गया है। पंकज चौधरी जो कि केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद हैं। पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। सुबह 11:45 पर लखनऊ पहुंचेंगे पंकज चौधरी। उसके बाद सीधे यूपी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। पंकज चौधरी के साथ विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पंकज चौधरी नामांकन भरेंगे। पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं। कुर्मी समाज से आते हैं पंकज चौधरी, यानी ओबीसी वर्ग जिस पर सबसे ज्यादा फोकस 2024 के चुनाव के बाद से बीजेपी का बढ़ा है, और उसी वर्ग से पंकज चौधरी आते हैं और पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। खास बात यह है कि पंकज चौधरी उसी गोरखपुर शहर से आते हैं जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और अब यहां पर आपको हम बता दें कि थोड़ी ही देर में पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी देर में पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचेंगे। यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी। ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हो जाएगा क्योंकि एक ही नामांकन भरा जाएगा और पंकज चौधरी जब नामांकन भरेंगे तो उनके नाम पर मुहर लग जाएगी। और कल बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायकों, सांसदों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिनकी मौजूदगी में पंकज चौधरी के नाम का आधिकारिक तौर पर ऐलान पीयूष गोयल की तरफ से किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। पंकज चौधरी को लेकर दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं पंकज चौधरी। 7 बार के सांसद हैं उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से। 1991 से लगातार ये एक्टिव पॉलिटिक्स में पंकज चौधरी बने हुए हैं। सबसे पहले गोरखपुर नगर निगम में पार्षद बने थे और अब सीधे उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं संसद भवन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। संसद हमले की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मौजूद हैं किरेन रिजिजू और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए। संसद हमले की ये बरसी है, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से 13 दिसंबर ये इस दिन पर हर साल प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंचते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। संसद हमले की आज बरसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संसद भवन परिसर में पहुंचे हुए हैं और हर साल यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है पुरानी संसद के ठीक गेट नंबर 12 के बगल में, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
आप ये तस्वीरें देखिए। हम हर साल याद करते हैं, आज संसद हमले की बरसी है, शहीदों को याद किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उपराष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद भवन परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गांधी भी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद हमले की आज बरसी है, संसद हमले की 24वीं बरसी है आज, और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद भवन पहुंचे हुए पीएम मोदी, उनके साथ केंद्र सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, उपराष्ट्रपति भी इस वक्त मौजूद हैं, राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं, किरेन रिजिजू नजर आ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं। संसद हमले की 24वीं बरसी पर शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की यही है, उत्तर प्रदेश में जो नए अध्यक्ष होने जा रहे हैं वो पंकज चौधरी हैं। पंकज चौधरी ही होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। पंकज चौधरी के नाम पर आलाकमान ने फाइनल मुहर लगा दी है। तो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये बड़ी खबर, पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज दोपहर 1 बजे के आसपास वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यूपी बीजेपी मुख्यालय पर विनोद तावड़े उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी की जो कोर ग्रुप है उनके सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे और नामांकन भरेंगे पंकज चौधरी। तो पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। ओबीसी समाज से आते हैं पंकज चौधरी, खासतौर पर कुर्मी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और बहुत सारी चुनौतियां पंकज चौधरी के सामने भी इस वक्त होंगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कुर्मी समाज का आधा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास गया और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 90% कुर्मी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जा चुका है। क्या उस खोए हुए वोट बैंक को वापस ला पाएंगे पंकज चौधरी? बड़ा सवाल यहां पर पंकज चौधरी के सामने यही होगा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। और पंकज चौधरी इस वक्त केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं, मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार के सांसद हैं। 1989 में पहली बार गोरखपुर नगर निगम से पार्षद चुने गए थे, डिप्टी मेयर रह चुके हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने। 2009 का लोकसभा चुनाव जरूर पंकज चौधरी हार गए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे महाराजगंज लोकसभा सीट से, लेकिन 2014 और 2019 में बम्पर वोटों से पंकज चौधरी ने जीत हासिल की थी। विवेक राय और नीतीश, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, तो अब फाइनल खबर आ गई है कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। क्या चुनौतियां आप पंकज चौधरी के सामने देखते हैं और क्या खूबियां पंकज चौधरी के सामने होंगी? क्योंकि एक तो योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंध बेहतर नहीं है, दूसरा कुर्मी वोट बैंक को साधे रखना, बीजेपी के साथ वापस लाना, ये एक कितना बड़ा चैलेंज पंकज चौधरी के सामने आप देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पंकज चौधरी को लेकर के स्थितियां बिल्कुल साफ हो रही हैं कि अब वही उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। ये कहा जा सकता है कि 17वें अध्यक्ष अब पंकज चौधरी ही होंगे और अब 11:15 बजे वो लगभग दिल्ली से निकलेंगे और लगभग 1 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे, विनोद तावड़े के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से फिर वो पार्टी ऑफिस आएंगे और एक बार पार्टी ऑफिस की तस्वीर आपको दिखा दूं, फिर आपके सवाल का जवाब दूं। ये देखिए पार्टी ऑफिस को किस तरीके से सजाया जा रहा है। एक
तमाम जो पार्टियों के जो बड़े नेता रहे उन सब की जो तस्वीरें हैं, होर्डिंग है, वो लगाई जा रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, विनोद तावड़े, केशव मौर्य, के लक्ष्मण आचार्य, इन तमाम लोगों की जो तस्वीरें हैं, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, ब्रजेश पाठक, इन तमाम लोगों की तस्वीरें यहाँ पर सजाई जा रही हैं, लगाई जा रही हैं। गुब्बारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, फूलों से पूरा कार्यालय सजाया गया है और ये पूरी तैयारी है नए प्रदेश अध्यक्ष के आज के आगमन की। हालांकि आज जो है चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। आज जो है वो नामांकन दाखिल होगा और आपको बता दूं कि 4 कुल प्रस्तावक होंगे। इसमें एक प्रस्तावक जो है सीएम और डिप्टी सीएम में से भी होगा, बाकी 3 अन्य प्रस्तावक होंगे और 2 से 3 बजे के बीच में नामांकन होगा और उसके बाद नामांकन के बाद संभवतः जब एक ही नामांकन होगा तो ये बात क्लियर है कि वही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। हालांकि भाजपा इसका जो आधिकारिक ऐलान है वो कल बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े ढोल नगाड़े के साथ और एक बड़ा कार्यक्रम करके लोहिया इंस्टीट्यूट में करने जा रही है। लोहिया का जो लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ पर करने जा रही है, तो एक बड़ा कार्यक्रम कल होगा। और आपको जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल देखिए वो गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर और महाराजगंज के बीच महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी है और उनके और सीएम के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। और जिस तरीके से सबसे पहले वो पार्षद रहे, फिर डिप्टी मेयर रहे और उसके बाद 7 बार के वो सांसद हैं और इस दौरान उनके जो भी पॉलिटिकल कैंपेन्स रहे, उन पॉलिटिकल कैंपेन्स में मठ से उनकी दूरी रही। योगी आदित्यनाथ को अपने किसी कैंपेन में उन्होंने कभी आमंत्रित नहीं किया। इस तरीके की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, यानी कि लोकल स्तर पर एक जो सामंजस्य था वो कभी उन दोनों के बीच में नहीं देखने को मिला। ये जो तमाम पॉलिटिकल खबरों पर लोग जो नजर रखते हैं वो तमाम ये चीजों को लेकर के कह रहे हैं। अब इन सब के बीच में बिल्कुल विवेक, नीतीश भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, जो सवाल हमने विवेक से पूछा था उसी का दूसरे हिस्से का जवाब हम आपसे चाहते हैं। क्या कुर्मी वोट बैंक को पंकज चौधरी ला पाएंगे बीजेपी के साथ वापस? क्या पंकज चौधरी उस पर पूरी तरह से काम कर पाएंगे? जी विशाल, जिस तरह से पंकज चौधरी का नाम सामने है, कुर्मी वोटों को लेकर समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। जो जानकारी भी सामने है कि ज़्यादातर कुर्मी वोट जो हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंकज चौधरी का नाम सामने आना कहीं ना कहीं कुर्मी वोट बैंक को साधने के तौर पर भी लिया जा रहा है। और जैसा कि आपका सवाल भी था विशाल कि क्या जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी दूरियां हैं, तो पार्टी संगठन में दूरियां मायने नहीं रखती हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि संगठन का संदेश बड़ा होता है। पार्टी जब सत्ता में होती है तो संदेश पर काम करती है। यहाँ संबंध हो या ना हो, दूरियां हो या ना हो, जो उद्देश्य होता है वो बड़ा होता है और उद्देश्य सिर्फ ये है कि संगठन मजबूत हो, पार्टी पूरी तरह से नेतृत्व में रहे। ये मैसेज अगर बात करें तो कल के तारीख में ये मैसेज दिया जा चुका है। जिस तरह से वीएल संतोष यहाँ पहुंचे और पहुंचने के साथ उन्होंने सीएम से मुलाकात की, इसके बाद बैठक का दौर जारी रहा, तो ये संदेश, जिस तरह की जानकारी सामने है कि ये संदेश दिया जा चुका है कि पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर किसी भी तरह की दूरी के कोई मायने नहीं है, पार्टी मजबूत होनी चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के नवादा में नाम पूछकर मोहम्मद अतहर हुसैन की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मोहम्मद अतहर हुसैन फेरी का काम करता था और काम करने के दौरान ही उसे कुछ लोगों ने रोका और उसका नाम पूछा। आरोप है कि पहले उसके साथ लूटपाट की और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट के दौरान शरीर को जलाया और उसके कान काट दिए। ये मारपीट उसके साथ 5 दिसंबर को की गई थी और एक दिन पहले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले अतहर हुसैन ने पूरे हमले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने उसका नाम और धर्म पूछकर मारपीट की है। बिहार शरीफ के अस्पताल में भर्ती घायल शख्स की मौत हो गई है। हालांकि खौफनाक वारदात के बाद मौत से पहले का उसका दिया हुआ बयान कैमरे में कैद हो गया है। वो लोग बैठे हुए थे, 6-7 लड़का पी के, बोला कि तुम्हारा कहाँ घर है। हम बोला कि रो हमको जाना है। आगे से हमको छेक लिया। छेकने के बाद बोला कि क्या नाम है, तो हम बोला मेरा नाम मोहम्मद अतहर हुसैन है। मेरा पॉकेट चेक किया, पैसा पूरा निकाल लिया। वहाँ पर भी हमको मारपीट किया। गांव में एक रूम था, वहाँ अंदर हमको रख लिया और रखने के बाद समझिए कि कुछ देर के बाद हमको अंदर में पिलास से कान कतरा, उसके बाद कोई रड से मार रहा है, कोई पिलास मेरा कान को कतरा, उंगली को डैमेज कर दिया।
बिहार के नवादा जिले में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई और अब उनके पैतृक गांव में हम मौजूद हैं और देखिए जो स्थिति यहाँ है। पूरा जो गांव है वो गमगीन है। लहरी थाना अंतर्गत गगन दीवान गांव है ये, और उनके घर के बाहर जो उनके परिजन हैं वो अब इस पीड़ा को झेल रहे हैं और जो उनके परिवार हैं उनको जो सांत्वना है वो दी जा रही है। जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की गई नवादा में, उसके बाद अब जो न्याय की मांग है पूरा गांव और उनका परिवार जो है वो कर रहा है। देखिए उनकी जो पत्नी है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या घटना हुई, क्या जानकारी आपको मिला? सर, हमारे हस्बैंड आ रहे थे कपड़ा बेच के सीर भट्टा से, करीब वहाँ पर आते आते 5 आदमी मिल करके हमारे सवर को उतारा। साइकिल से उतारने के बाद में एक गांव में ले जा कर के रूम है उसमें बंद कर दिया। जब 1 रात बजा तो हमारे सवर को इतना मारा, मारते मारते पूरा हाथ दाग दिया, करंट लगा के मारा। सर में ऐसा मारा, सर फाड़ दिया, पूरी बदन पूरी तरीक़ा से घायल कर दिया। मार के इतना मारा, इतना जब मारते अधमरू कर दिया। उसके बाद में जब मारते अधमरू कर दिया तो रोड पे निकाल के फेंका। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतहर नाम है। क्या करते हैं? तो फेरी करते हैं। उसके बाद उसको पकड़ के गिलास से कान काट दिया है, पूरा शरीर में करंट लगा दिया। बेरहमी से मारा गया है सर। हमको यही चाहिए कि आप लोग के माध्यम से हमको इंसाफ चाहिए। बोराम भट्टा थाना रोड में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नामजद व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये एफएसएल के द्वारा एफएसएल टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके तहत वे भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे। इनमें हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी शामिल है। आज कोलकाता में मेसी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेसी और शाहरुख खान की मुलाकात की तस्वीरें कोलकाता से सामने आ रही हैं। कोलकाता में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और मेसी के बीच मुलाकात हुई है। तो मेसी का यह दौरा काफ़ी चर्चित है। हैदराबाद और मुंबई, इसके अलावा दिल्ली में भी मेसी का कार्यक्रम है। इस वक्त कोलकाता में है मेसी और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से उनकी मुलाकात हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।